नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात यहां पर सोने में ही करेंगे, जहां पर अच्छा खासा उछाल आया है। एक महीने के हाईज पर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार है और भारतीय बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सो मच सो दैट पिछले एक हफ्ते में करीबन 4.5% का इजाफा हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। लेकिन इस तरह की तेजी कच्चे तेल में नहीं है, वहां पर थोड़ी सी चाल बदलती हुई नजर आई है। अपने हाईज से थोड़ा कमजोर हुआ है कच्चा तेल, वो इसलिए क्योंकि ब्रेंट में कारोबार करने के लिए अब इनिशियल मार्जिन में 5% का इजाफा किया गया है। साथ ही साथ यूएस की इन्वेंटरीज में बढ़त है। बाजार यहां पर यह भी देख रहा है कि चीन की तरफ से, क्योंकि उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी जारी रहेंगी, उसका असर मांग पे कितना पड़ सकता है। कॉटन की बात करेंगे, जहां पर उत्पादन बढ़ाने पे बात की जा रही है और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, त्रिशल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, मेटल फोकस साउथ एशिया प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ और कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा। साथ ही साथ कॉटन पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर सोने चांदी के साथ करेंगे, क्योंकि 3-4 दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। चिराग, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं ये प्राइस मूव्स, क्योंकि बाजार को अब लगता है और 67% ये प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है कि दिसंबर की जो रेट हाइक है वो 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं होगी। एक्चुअली ये जो फिलहाल हमने जो पिछले 2-3 दिनों में जो रैली देखी है, उसके मल्टीपल फैक्टर है। जैसे आपने कहा कि शायद बाजार एडजस्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेक्टेशन की 75 बेसिस पॉइंट हाइक ना होके 50 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी। दूसरी बात ये भी है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर शायद ये अनुमान निकल के आ रहे हैं कि रिपब्लिकन्स को शायद बढ़त मिल सकती है। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब जब ऐसी कोई न्यूज आती है जहाँ पे रिपब्लिकन्स को बढ़त मिलती है, तब सोने में भी एक उछाल देखने को मिलता है। तो ये एक टेक्निकल बाइंग जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट्स कवरिंग आ रही है, नीचे के लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। तो शायद ये थोड़ा बहुत और इस रैली में लेग्स है, जो शायद 1720 या $1740 के आसपास शायद सेटल हो सकता है। डॉलर इंडेक्स जो कि 1.5 महीने के लोज पर है, कुछ सपोर्ट हमने वहां से भी आता हुआ देखा है, लेकिन $1700 पर आउंस के ऊपर सोना है। आप कैसे देखते हैं इसे मनोज जी? और यहां से आपको भी लगता है कि एक पुल बैक रैली है और बहुत तेजी या बहुत इट डजंट रियली हैव लेग्स? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, पिछले 5-6 दिनों से ऐसा मूव हुआ कि जैसे स्टार्ट हुआ नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्टों से। उन्होंने जो 4 मिसाइल टेस्ट की पहले, और एक तो मिसाइल ऑलमोस्ट साउथ कोरिया के वाटर टेरिटरी के आसपास गिरा। ऐसा कभी 1953 के कोरिया वॉर के बाद नहीं हुआ था। तो वहां से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ, तो गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला। फिर डॉलर, आपको मालूम है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक हुआ, जिसके वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिला। और फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस की जो यूएस में जो रिजल्ट की कहानी है वो आ गई, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि रिपब्लिकन्स जो है वो अच्छे वापस आएंगे और उनको केवल 5 सीटें ही चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर रिपब्लिकन्स को ज्यादा सीटें आती है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कहीं ज्यादा सीटें आती हैं, तो गोल्ड को काफी सपोर्ट और ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि ये सब नेक्स्ट ईयर का जो कहा जा रहा है, ऐसा कि नेक्स्ट ईयर यूएस में ऑलमोस्ट रिसेशन रहेगा, और डिवाइडेड गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो फिर फिजिकल जो पैकेज है उसमें काफी कमी हो जाती है। तो वन साइडेड गवर्नमेंट है, तभी फिजिकल पैकेज ढंग से मिल पाएगी। तो गोल्ड को सपोर्ट के होने के लिए रिपब्लिकन का अच्छे से आना जरूरी है। और ये जब 2-3 चीजों की वजह से जब गोल्ड को थोड़ा मूव मिला, अपवर्ड मूवमेंट मिला, तो एक साथ में पूरा शॉर्ट कवरिंग भी आ गई। तो जिसकी वजह से काफी ये 60-70-80 डॉलर का जो है ना मूव आपको ऊपर देखता हुआ मिला। हाँ जी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर कोई वापस रिपब्लिकन के लिए कोई और मतलब बेटर न्यूज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गोल्ड वापस नीचे आ सकता है। क्योंकि फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो गोल्ड को काफी बड़ा कोई सपोर्ट मिले। ये एक न्यूज बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम हायर साइड 1750, नहीं तो ये वापस 1630-40, 1620 के आसपास वापस टच करेगा। 1750 से 1620 की रेंज यहाँ पर सोने में बन सकती है, यानी कि वॉलेटिलिटी अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ऊपर में $50 तो नीचे में $80 तक का रिस्क यहाँ पर अभी भी आपको देखना पड़ सकता है। चिराग, चांदी क्लियरली आउट परफॉर्म करी है पिछले एक हफ्ते में। अगर 6-7 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो 10.5% का इजाफा यहाँ देखने को मिला है। चांदी ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्गर मेटल रही है, आउट परफॉर्म भी करी है, फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर क्या क्यू है?
बिल्कुल, एक्चुअली चांदी काफी टाइम से आउट परफॉर्म करते आ रही है। हमने एक्चुअली ये चीज होते हुए देखी थी कि जब गोल्ड गिर भी रहा था तभी भी चांदी शायद पकड़ के रखी थी, और फिलहाल चांदी में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बरकरार है। तो मेरा मानना ये है कि शायद ये थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस अब शॉर्ट टर्म में रहेगा, उसके बाद जब ये दोनों की चाल जब नीचे होगी तब चांदी गोल्ड को जरूर अंडर परफॉर्म करेगा और मीन रिवर्जन हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमारा अभी भी मानना है कि गोल्ड सिल्वर में हायर लेवल्स पे बेच के रखना चाहिए, और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। चिराग, क्या रेंज बनती हुई देखते हैं फिर आप चांदी के लिहाज से? और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड इंपोर्ट चांदी का भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है, क्या कुछ क्लैरिटी उस फिगर पे है? ये अराउंड सितंबर तक 8,000 टन के इंपोर्ट हो चुके थे। ये माना जा रहा है कि फिलहाल थोड़े नंबर्स डिलेड है, गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किए अक्टूबर के नंबर्स, बट ये जरूर माना जा रहा है कि अक्टूबर में भी 800 से 1,000 टन के इंपोर्ट्स आ सकते हैं। सो ओवरऑल 10,000 टन हम इस साल सरपास कर सकते हैं, जो एक रिकॉर्ड लेवल होगी चांदी के लिए। तो डिमांड जरूर स्ट्रांग है। हालांकि दोनों गोल्ड और सिल्वर पे फिजिकल लेवल पे फिलहाल, क्योंकि लास्ट एक आध हफ्ते में ये भाव जो बढ़े हुए हैं उसकी वजह से डिमांड में जरूर थोड़ी बहुत स्लो डाउन आई है, बट ओवरऑल फुल ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन से डिमांड ऊपर रहेगी। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्लियरली पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से ट्रेड एसोसिएशन ने कहा है कि 30-32 लाख शादियां अगले एक महीने में यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं भारतीय बाजारों में, जिस तरह से सोने के भाव यहाँ पर बढ़े हैं, क्या उम्मीद है, क्या खरीदारी में कुछ कमी आएगी? मनीषा जी, लास्ट 6 महीने से तो ओवरऑल डिमांड में कमी ही है इंडियन मार्केट में, लेकिन फॉर्चुनेटली जो धनतेरस है वो काफी आउट परफॉर्म हुआ 2 दिन होने की वजह से, और बहुत ही अच्छा रहा धनतेरस। लेकिन पोस्ट दिवाली वापस काफी सुस्ती सा माहौल चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वापस शादी वाले ग्राहक ने एंट्री मारी है, और वो थोड़ी बहुत खरीदारी भी स्टार्ट हुई है। लेकिन तकलीफ वहाँ है कि जो बड़े ग्राहक होते हैं जिनका बड़ी ज्वेलरी खरीदते हैं, उस तरह के ग्राहक अभी भी बाजार में लौटे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं तो कंसर्न तो बना ही हुआ है, और मुझे लगता है लेकिन कि जिस हिसाब से शादियां हैं, सब कुछ हैं, तो लास्ट में 1-2 महीने अच्छी खरीदारी बनेगी। लेकिन जब आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे ओवरऑल तो मुझे डाउन ही दिखता है। चिराग, आपका क्या व्यू है? क्या लगता है मांग को लेकर? देखिए, हम तो मार्जिनली हायर नंबर लेके चल रहे हैं, कि हमारा मानना है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैलेंडर ईयर शायद ईयर ऑन ईयर ऊपर रह सकता है। गोल्ड के मामले में अराउंड 5 to 10% डिमांड में ग्रोथ हो सकती है। ऑब्वियसली Q4 जो है, क्योंकि लास्ट ईयर Q4 इतना स्ट्रांग था मनीषा, तो शायद इस साल उस लेवल के Q4 की डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। हाउएवर जो सिल्वर है, सिल्वर की डिमांड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीबन 100 to 150% हायर है। ऑल राइट, यानी कि प्राइसेस यहाँ पर कुछ और तेजी जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन वॉल्टिलिटी आपको यहाँ पर बरकरार रहेगी। जहाँ तक फिजिकल मार्केट्स की बात है, यहाँ पर ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकती है। राहुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, बिटवीन सोना और चांदी आपकी कन्विक्शन ज्यादा कहाँ पर है, और आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं? क्लियरली हमें सिल्वर में ज्यादा कन्विक्शन है कि सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे गोल्ड के अगेंस्ट में। मल्टीपल टाइम हम आपके चैनल पे कहते भी आ रहे हैं कि चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगी। हालांकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आज और कल में, हमें लगता है कि जिस जो जबरदस्त तेजी आई है उसका इसमें कूल डाउन आते हुए दिखेंगे, पर जो भी गिरावट आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देखेंगे। सिल्वर में अभी के लिए देखें तो 62,500 का एक हर्डल है। यदि उसको क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करते हैं तो एक फर्दर अप ट्रेंड चालू होगा। अदरवाइज हमें लगता है यहाँ से एक बिकवाली की रुख ले सकते हैं। 62,500 के स्टॉप लॉस पे टारगेट रहेगा 61,000 एंड 60,500। ऑलराइट, एक नियर टर्म मुनाफा वसूली जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी $21 के स्तर यहाँ पर चांदी ने होल्ड किए हैं, और 1700 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर सोना भी बना हुआ है। लेकिन वो एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिया है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप खरीदारी के हिसाब से और प्राइसेस के लिए भी? मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। चिराग, आपका भी। और गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पिछला एक हफ्ता देखें तो चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है या जिंक है, इन सभी में 5 से 6.5% का इजाफा देखने को मिला। कल भी यहाँ पर तेजी थी, लेकिन भारतीय बाजार ऑफकोर्स सिर्फ आधे दिन के लिए कारोबार कर रहे थे। लेकिन आज हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। एल्यूमिनियम इकलौता मेटल है जहां पर बढ़त बनी हुई है। राहुल, वो भी इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि आउटपुट कट्स हम यहाँ पर आगे जाता हुआ देख पाएंगे। 2 लाख
टन का जो कैपेसिटी आउटपुट कट है वो एल्यूमिनियम में माना जा रहा है अब, तो किस तरह का सपोर्ट एल्यूमिनियम देख सकता है और बाकी मेटल्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं? एल्यूमिनियम क्लियरली हमें लगता है कि 209 एंड 211 तक के टारगेट अगले 1 से 2 दिन में देखे जा सकते हैं। ओके। बट नीचे के स्टॉप लॉस काफी बड़े हो चुके हैं। अभी फिलहाल में देखें तो एक छोटे स्टॉप लॉस 204.20 का है, और उसके नीचे देखें तो मेजर जो सपोर्ट है दैट इज द 202.30 का है। बट ओवरऑल हमें देखें तो कॉपर में, सॉरी, एल्यूमिनियम में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है विद फॉर द टारगेट ऑफ 211 के लिए। और एनर्जी मार्केट्स कैसे देखते हैं आप देन राहुल, बिकॉज यहाँ पर जो मुनाफा वसूली है कितनी लंबी चलती हुई नजर आएगी, और जो ब्रेंट ने यहाँ पर 5% का इजाफा किया है मार्जिन्स में, क्या वो एक रीजन है मुनाफा वसूली का? देखिए, दो रीजन हो गए हैं। कल हमने देखे कि ब्रेंड मतलब जो मार्जिन इंक्रीज हुए इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक फैक्टर्स था। सेकेंडरी कल यूएस की जो इन्वेंट्री आई है वो भी सरप्राइजिंगली बढ़ के आती हुई दिखी। एंड थर्ड चीज है कि जो चाइना में कोविड के केसेस है वो मई महीने के बाद में फर्स्ट टाइम 7,500 के क्रॉस जाते हुए दिखे हैं। तो जो हम अटकलें लगा रहे थे कि जीरो कोविड पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है, अब वो वापिस से एक बार दरकिनार होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि क्रूड में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर भी बनता रहेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है कि WTI क्रूड $84 टू $91 के बीच में मूव करते हुए दिखेगा। वहीं पे ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $88 टू $97 के बीच में मूव करते हुए दिखना चाहिए। आज के लिए देखिए तो आज हमें लगता है कि क्रूड में MCX पे बाइंग करके चलना चाहिए इस लेवल पे, विद स्टॉप लॉस ऑफ 7150, टारगेट रहेगा 7350 पे। एक कमेंट आपका नेचुरल गैस पे भी, क्योंकि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद अब एक रेंज में ही हम ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। आज प्राइसेस आधा % ऊपर है, तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के ट्रेड्स दिखते हैं। फिलहाल 508 के लेवल्स पर है। यहाँ क्या सजेशंस हैं, क्या रेंज आपके हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 500 का रहेगा। ऊपर में टारगेट हमें लगता है 520 टू 528 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में कल हमने एक अनाउंसमेंट आते हुए देखी कि जो अगले 2 सप्ताह है वो यूएस के अंदर माइल्ड विंटर रहने के चांसेस है, उस वजह से वो फॉल देखने को मिला है। बट हमें लगता है कि नवंबर एंड के बाद में विंटर सीजन एक पीक बनते हुए दिखेगा, पीक पे आते हुए दिखेगा, और उस समय नेचुरल गैस की डिमांड काफी अच्छी रहना चाहिए। तो हमारी सलाह रहेगी नेचुरल गैस में सेलिंग की पोजीशन ना बनाए, ओवरऑल बाइंग ऑन डीप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हुए चले। ओके, तो स्ट्रैटेजी खरीदारी की नेचुरल गैस पर 528 के टारगेट्स के लिए 500 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल 508 पर कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया राहुल, शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। शुरुआत में चर्चा करेंगे कॉटन पर। हमारे साथ अब्दुल गनात्रा मौजूद रहेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। उनसे चर्चा करेंगे कॉटन पर। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, जो मीटिंग हुआ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, उसमें 3-4 पॉइंट मेन थे। एक तो कॉटन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उस पे काफी लंबी चर्चा हुई, और उस पे सब स्टेक होल्डर एक डिसीजन पे आए हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो उस पे चर्चा हुई। बाकी दूसरा, इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग बनानी है, तो उस पे भी काफी चर्चा हुई, और वो भी करीब करीब फाइनल डिसीजन हो गया है उसका ब्रांडिंग करने के लिए। और जो थर्ड जो डिस्कशन मेन हुआ वो ट्रेसेबिलिटी ऑफ इंडियन गुड्स। हमारे यहाँ ट्रेसेबिलिटी की सिस्टम में काफी प्रॉब्लम है, तो उस पर भी चर्चा हुई। जैसे आप आज हम कोई भी कॉटन या यान या कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि आपका गुड्स कहाँ पे है। वो इंडिया में अभी वो बनी नहीं है सिस्टम, तो वो सिस्टम एक बनाने के लिए भी बात हुई। और कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो जो जरूरी है वो भी चीज करने के लिए हम सब स्टेक होल्डर भी सहमत हुए और सरकार भी सहमत हुई है। तो काफी अच्छा रहा मीटिंग, और मिनिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है और बहुत सपोर्ट है मिनिस्ट्री का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जी मनीषा जी। ओके
ओके। अतुल जी, फिर एस्टिमेट्स तो वैसे भी इस बार ये थे कि पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ऑलरेडी हो रही है। तो एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अब फ्रेश अराइवल जो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है वहां पर मंडियों में आना शुरू हो चुका है, किस तरीके के इनिशियल एस्टिमेट्स दिख रहे हैं ओवरऑल अराइवल्स को लेकर, कैसी सप्लाई रह सकती है? जी देखिए, हमारा जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो प्रोडक्शन का फिगर है वो लास्ट ईयर से 12% ऊपर है। लास्ट ईयर प्रोडक्शन था 307 लाख बेल। इस साल हमारे क्रॉप कमेटी ने निर्णय लिया कि अराउंड 344 लाख बेल्स आएगी, जो 12% ज्यादा है। मगर फार्मर ने क्या है, अराइवल पिकअप नहीं हो रही है। आज एक्चुअली देखो तो आज की तारीख में ये हम जो 10 नवंबर के आजू बाजू है, तो लास्ट ईयर करीब 1.5 लाख बेल की डेली अराइवल हो गई थी, जो इस साल सिर्फ 85,000 आ रही है, क्योंकि फार्मर ने लास्ट ईयर कपास के भाव 12,000 से 14,000 रुपये क्विंटल देख लिया, और अभी कपास के भाव है करीब करीब 8,000 से 8,500 रुपया। तो वो मन नहीं बना पा रहे हैं कि बेचना कब बेचना, के वेट करेंगे तो रेट ज्यादा आएंगे। ऐसे जो पूरा मार्केट है वो अभी फार्मर के हाथ में चले गया, और आज की तारीख में इंडियन फार्मर है वो बहुत होशियार हो गया है। वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट देखता है और फिर अराइवल कपास बेचने को लाता है। तो जब अराइवल बढ़ेगी तभी प्राइस कुछ नीचे आ सकते हैं, नहीं तो जी जी। अतुल जी, एक मुझे आपसे एक्सपोर्ट्स पे भी जानना था, जहां पर इस बार एक कमी देखने को मिली है। क्या मीटिंग में उसके ऊपर भी चर्चा हुई, और एज एन इंडस्ट्री आप कैसे देखते हैं नंबर्स? नहीं, उस पे कोई एक्सपोर्ट पे कैसे ऐसे चर्चा नहीं हुई, मगर एक्सपोर्ट में जो डिमांड है वो कॉटन में, कॉटन यार्न और फैब्रिक में कोई भी डिमांड नहीं है, क्योंकि हमारे जो भाव है आज कॉटन में, आज भी हमारे भाव वर्ल्ड के भाव से 5 से 6,000 रुपया पर कैंडी ज्यादा है। तो उतने भाव कम होंगे तो एक्सपोर्ट में कॉटन में मूवमेंट होगी। और जो यान के भी हमारे भाव है वो 10, 15, 20 रुपये किलो चाइना और वियतनाम के यान से हमारे भाव ज्यादा है, तो यान भी एक्सपोर्ट नहीं पिकअप हो रहा है। तो यान का एक्सपोर्ट जब हमारे प्राइस थोड़े कम होंगे तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो उसके लिए फार्मर के हाथ में गेम है। अगर अराइवल बढ़ी तो सब भाव थोड़े कम होंगे और फिर एक्सपोर्ट में वापस से पिकअप हो सकता है मनीषा जी। तब तक तो वेट एंड वॉच है। जी मनीषा जी। ठीक है। रुपेश, आपका व्यू क्या है अगर कॉटन के प्राइसेस की बात करें तो? क्योंकि हमने टिल अगस्त तो प्राइसेस काफी सर्ज होते हुए देखे, थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुए हैं, लेकिन अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या मान के चलें कि प्राइसेस थोड़े सबड्यूड ही रहेंगे? फंडामेंटल्स को देखते हुए लग रहा है कि प्राइसेस सबड्यूड होने चाहिए, लेकिन जैसे अतुल भाई ने बताया वो हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट भी फेवर नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इन लास्ट 1 वीक ऑलमोस्ट 25% प्लस की तेजी आई हुई है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट ने उतना फॉलो नहीं किया हुआ है, अराउंड 5 to 7% के आसपास ही बाजार बढ़ी हुई है। अराइवल्स इज द मेन कंसर्न राइट नाउ। फार्मर्स अभी नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर जो भाव देखे हुए वो कंपैरेटिवली अराइवल्स अभी 70-80,000 बेल्स के आसपास हो रही है, जो 50% है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो जब तक ये अराइवल्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यार्न मिल वाले जो टेक्सटाइल मिल वाले भी रेडी हो गए थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि 60,000 62,000 का पर कैंडी का भाव आएगा तो उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन जैसे ही 63-64 से बाजार ने यू टर्न ले लिया, अराउंड 8 से 10% की तेजी लास्ट 8 से 10 दिन में आई है, तो अगेन टेक्सटाइल मिल्स की डोमेस्टिक डिमांड वापस रुक गई है। तो राइट नाउ मार्केट इज वेरी अनसर्टेन। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आने वाले दिनों में फार्मर्स की अराइवल्स कैसे होती है। अगर ये 1.5 लाख 2 लाख बिल्स के आसपास हो जाती है तो अगेन प्राइसेस 60,000 के नीचे चले जाएंगे। और एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा, डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा होगा, तो ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो अच्छा रहे। तो क्लियरली सारा कुछ किसानों के हाथ में है और कॉटन के प्राइसेस वहीं से क्यूज लेंगे। ये तो बात हुई कॉटन की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाकी एग्री कमोडिटीज में भी खासी उठापटक यहाँ पर है। चीनी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4 महीने के हाईज पर है। पाम तेल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। गेहूं के भावों में लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। रुपेश, कैसे देखते हैं अक्रॉस सेक्टर्स? मार्केट रियली वेरी वेरी वॉलेटाइल। जैसे कि अभी ब्लैक सीज का फर्स्ट वीक ऑफ उसमें रशिया के अनाउंसमेंट आया, उसके बाद में कॉर्न, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल सब प्राइसेस ऊपर चले गए। अगेन बैकआउट आ गया तो प्राइसेस रिवर्स आ रहे हैं। अनसर्टेनिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन की अनसर्टेनिटी के हिसाब से। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है व्हीट इज द ओनली ऑप्शन। मुझे लग रहा है व्हीट में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तेजी के हैं। कौन ना वो सब तो टेम्पररी है। जैसे ये न्यूज आगे बढ़ेंगे वॉर के, उसके बाद में थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। इंडिया से भी मिल्स का पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट बहुत अच्छा जा रहा है।
there is huge demand from the international market, particularly Middle East and Far East से अच्छी डिमांड आ रही है। तो इंडियन मेज प्राइसेस भी अगर देखें तो आपको नीचे पिछले 8 से 10 दिन में अराउंड 100 to 150 रुपीस पर क्विंटल के आसपास की बढ़ोतरी दिखी हुई है। तो ओवरऑल इंपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट देखिए, डोमेस्टिक मार्केट देखिए, सब जगह से इंटरनेशनल कोरिलेट करें तो अनसर्टेनिटी है इसमें। सब मतलब मेजोरिटी एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एक बार बड़ी पोजीशन बनाने के बदले में टेम्पररी ही पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं। ओके चलिए, तो ये ओवरऑल व्यू हुआ, लेकिन एक क्विकली ग्वार पैक पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस प्राइसेस हमने ऊपर आते हुए देखे। 1% ऊपर ग्वार गम है, ग्वार सीड भी आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है। रुपेश, यहाँ आपके कमेंट्स? गवार सीड एंड गवार गम इन बोथ सेक्टर 5000 के नीचे धीरे धीरे स्टॉकिस्ट का मन बन रहा है। एंड लास्ट ईयर वो लोग ने 66,500 के भाव देखे हुए थे। अराउंड 4,600 4,700 के लेवल जैसे ही आते हैं, डोमेस्टिक डिमांड, स्टॉकिस्ट डिमांड एंड अदर सेक्टर की डिमांड आ रही है। इसलिए मुझे लग रहा है 4,600 शुड बी द बॉटम। धीरे धीरे उसमें अगर वो लेवल आता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एंड 8,500 8,700 इज द अट्रैक्टिव बॉटम लेवल फॉर द गवार गम। ओके चलिए, तो ये व्यू ग्वार पर रहा, जहां पर आधा से 1% की बढ़त देख रहे हैं। लेकिन बाकी अगर एग्री कमोडिटीज देखेंगे तो टर्मरिक में 1.5% का मूव, जहां पर हमने अभी चर्चा की। धनिया 1% नीचे है, जीरा फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो ये फिलहाल एग्री कमोडिटीज का हाल। शुक्रिया रुपेश आपका शो में आने के लिए, अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। और इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में सुमित मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।